बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री-रिक्विसाइट फॉर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन के बारे में कि साइक्लोपिन ड्रॉप्स डालने से पहले हमने पेशेंट की किन किन चीज़ों की हिस्ट्री लेनी है, क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी है साइक्लोपिन ड्रॉप्स डालने से पहले। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री रिक्विसाइट्स फॉर साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, यानी साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म करने की क्या शराइत हैं, या साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की हिस्ट्री लेनी चाहिए। उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। डेवलपमेंटल माइलस्टोन से मुराद ये कि उसकी रोलिंग ओवर, वॉकिंग, टॉकिंग, सिटिंग उसके एज के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, तो देयर शुड बी नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। सेकेंडली कि कोई हिस्ट्री एपिलेप्सी की, मिर्गी की, फिट्स वगैरह, झटके लगती हों, मेनिंजाइटिस, गर्दन टोर बुखार की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। और उसके बाद कोई एक्टिव एलर्जी तो नहीं है। ठीक है, अक्सर एलर्जिक है अगर पेशेंट, तो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म करने से पहले आपने उसको प्रॉपर एफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास भेजना है। अगर बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो उसकी पहले ट्रीटमेंट लें, उसके बाद साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म करें। तो सिवियर एलर्जी के केसेस में आप साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म नहीं करते। उसके बाद फ़ीवर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि जो हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन कर रहे होते हैं, साइक्लोपिन ड्रॉप से आपको पता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो अक्सर बच्चों को फ़ीवर हो जाता है। तो फ़ीवर की हिस्ट्री लेना ज़रूरी है कि पहले से फ़ीवर तो नहीं है। अगर पहले से फ़ीवर है तो फिर आप उसको थोड़ा सा डिले कर दें साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन को। उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ड्रॉप्स के दरमियान का जो इंटरवल है वो 15 मिनट्स होना चाहिए। 15 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, स्पेशली प्री वर्बल चाइल्ड में। वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं, 3, 4, 2 साल से कम, जिनमें जो है जो बच्चे बोल नहीं सकते, और उनमें हमें प्री वर्बल कैटेगरी में वो आ जाते हैं, तो उन बच्चों में जो है वो 15 मिनट से कम जो है वो आपने टाइम नहीं रखना, क्योंकि जितना कम इंटरवल होगा उतना ही उसके सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। और उसके बाद सिमिलरली प्री वर्बल चिल्ड्रन में जो है वो ड्राफ्ट्स अगर आप घर के लिए एडवाइस कर रहे हैं तो आपने TDS उसको, यानी 3 टाइम्स अ डे जो है वो आपने उसको ड्राफ्ट्स एडवाइस करने हैं। अक्सर बच्चों को हम हॉस्पिटल में ड्राफ्ट्स नहीं डालते, उनको हम घर से एडवाइस कर देते हैं। उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। सम टाइम ये होता है कि बच्चा बहुत नॉन कोऑपरेटिव होता है, स्क्विंटिंग होता है, स्क्विंटिंग आई होती है, तो उसमें ये है कि हम बच्चों को, या बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम उनको कह देते हैं आप घर में ड्रॉप्स डाल लें। तो उससे ये है कि इंटरवल बहुत अच्छा ज़्यादा हो जाता है। दिन में 3 टाइम हम उनको बोल देते हैं आप ड्रॉप्स डालें। जब वो नेक्स्ट डे पे हमारे पास आते हैं तो बहुत अच्छी डायलेशन के साथ आते हैं, और बच्चा इरीटेट नहीं हो रहा होता। जितना अर्ली आप उसको ड्रॉप्स डालते हैं बच्चा उतना इरीटेट होता है। जितना इंटरवल ज़्यादा होगा बच्चा उतना रिलैक्सड होगा, उतनी सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे। उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, हम सेडेट करते हैं अक्सर पेशेंट्स को। सेडेट हम क्यों करते हैं? जब बच्चा बहुत नॉन कोऑपरेटिव होता है, हम वाई पूरी ओपन नहीं कर रहा होता, या हमें रिफ्लेक्स देखने में बहुत मसला हो रहा होता है, बच्चा क्राई कर रहा होता है, यूजुअली इस तरह से बच्चे करते हैं, तो उनको प्रॉपर सेडेट करके उनका रिफ्रैक्टिव एरर या साइक्लो जो रेटिनोस्कोपी है वो परफॉर्म करनी चाहिए। और पेशेंट को आप ड्रॉप्स डालने से पहले ज़रूर गाइड करें कि उसको कोई फ़ीवर तो नहीं है, उसको कोई एलर्जिक रिएक्शन जो है वो पहले से अगर फ़ीवर है तो दोबारा फ़ीवर हो सकता है, और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो पेशेंट को ड्रॉप्स डालने से, क्योंकि अक्सर पेशेंट जो हैं वो एकदम जब हम ड्रॉप्स डालते हैं थोड़ी देर बाद आ जाते हैं कि इसको तो फ़ीवर हो रहा है, इसका तो मुंह पूरा लाल हो गया। तो ये चीज़ें पहले से पेशेंट को एक्सप्लेन कर दें कि बच्चे को फ़ीवर भी हो सकता है, बच्चे को कोई एलर्जी भी हो सकती है, और टेम्परेरी तौर पे मेंटली भी बच्चा डिस्टर्ब थोड़ा सा हो सकता है। तो ये सब जो हैं वो इसके नॉर्मल जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स में आ जाता है। तो ये नॉर्मली इस तरह से हो जाएगा, तो उसको पहले से ही आप गाइड कर दें ताकि पेशेंट के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ एक चीज़ और भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ड्रॉप्स डालने से पहले पेशेंट को आपने ज़रूर गाइड करना है, पेशेंट या उसके पेरेंट्स को, कि फार कवीन और नियर कवीन जो है वो ड्रॉप्स डालने के बाद ब्लर हो जाएगा। स्पेशली उन बच्चों में जो वर्बल चाइल्ड हैं, जो बड़े बच्चे हैं, जिनको एग्ज़ाम वगैरह या सेम डे पे स्टडी करनी होती है, जिनके एग्ज़ाम होते हैं, तो उनको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि ड्रॉप्स डालने के बाद आपकी ब्लरिंग हो जाएगी। सेम डे पे आप नियर का टास्क या फार का टास्क उस तरह से, फार स्टडी, नियर स्टडी जो है वो उस तरह से नहीं कर सकते। और तो फिर उनकी परमिशन से, ठीक है, आप उनको ड्रॉप्स डालें। उसके बाद अगर कोई एपिलेप्सी की हिस्ट्री है, फिट्स की हिस्ट्री है, तो उसमें बेहतर यही है कि जो अपंक्टम है,
जो उसको थोड़ा सा प्रेस कर लिया जाए लाइटली 30 सेकंड्स के लिए, ताकि जो है आपके जो ड्रॉप्स हैं वो डक्ट में ना जाएं और बॉडी जो इसको अब्जॉर्ब ना करे। इससे ये होगा कि जो आपके एडवर्स सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ कर दी कम हो जाएंगे वो एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स। और एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे जो हैं वो ड्रॉप्स डालने के फ़ौरन बाद फोर्सफुली आइज़ को बंद कर लेते हैं इमीडिएटली ड्रॉप्स के बाद। उससे ये होता है कि आपका जो ड्रॉप्स हैं वो फ़ौरन से बाहर आ जाते हैं आई से। तो इसमें ये बेहतर है कि पेशेंट को पहले गाइड कर दिया जाए कि आपने ड्रॉप डालने के फ़ौरन बाद बहुत फोर्सफुली आइज़ को बंद नहीं करा, अगर करना भी है तो लाइटली बंद करें 1 मिनट के लिए, लेकिन फोर्सफुली बंद ना करें। उससे ये है कि आपके जितने भी ड्रॉप्स हैं वो आई से बाहर आ जाएंगे और उस तरह से डायलेशन का इफ़ेक्ट या जो आपकी स्लीप मसल्स को पैरालाइज करने का इफ़ेक्ट है वो उस तरह से नहीं होगा। नॉर्मल जो प्यूपल का साइज़ होता है वो तकरीबन 2 to 5 mm होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और जब हम साइक्लोपिन ड्रॉप्स डालते हैं तो प्यूपल का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है प्यूपल। जब डायलेशन होती है तब फोटोफोबिया भी ज़्यादा हो जाता है। तो पेशेंट को ड्रॉप्स डालने से पहले पेशेंट को, उनके अटेंडेंट्स को थोड़ा सा फोटोफोबिया के बारे में गाइड करना भी ज़रूरी है, ताकि एक्सेसिव सनलाइट में या बहुत ज़्यादा जो लाइटिंग है उसको अवॉइड करें और फोटोफोबिया के बारे में उनको पहले से ही आप गाइड कर दें। इसमें जो लास्ट चीज़ आ जाती है वो आती है PMT, पोस्ट मीडियाटिक ट्रीटमेंट। अक्सर लोग कहते हैं ये क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। जब हम साइक्लोपेडिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म करते हैं वो एक ऑब्जेक्टिव जो मेथड है रिफ्रैक्टिव एरर को फाइंड करने का, फिर सब्जेक्टिवली उसको वेरीफाई करने के लिए हम पेशेंट को PMT यानी पोस्ट मीडियाटिक ट्रीटमेंट के लिए बुलाते हैं। ठीक है, जो तकरीबन 2 to 3 डेज़ के बाद यूजुअली हम परफॉर्म करते हैं और इसको सब्जेक्टिवली हम पेशेंट को उसका रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें यह है कि आप अगर वर्बल चाइल्ड हैं तो उनको PMT पे हम कॉल करते हैं, अगर प्री वर्बल हैं तो हम उनको रेटिनोस्कोपी की फाइंडिंग्स जो होती हैं उन्हीं की बेसिस के ऊपर प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो पोस्ट मीडियाटिक ट्रीटमेंट के लिए फॉलोअप देना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप साइक्लोपेडिक रिफ्रैक्शन परफॉर्म करें, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा है, वर्बल बच्चा है, उसको आप 3 डेज़ के बाद पोस्ट मीडियाटिक ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर कॉल करें। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो इनबॉक्स करना ना भूलिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे अप। अल्लाह हाफ़िज़।